हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस जजमेंट के बारे में, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पोस्ट एक्ट के बारे में यहां पे जजमेंट दिया गया, जिसमें कि दो बड़े रैंक के ऑफिसर जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि एक आईआरएस ऑफिसर जो कि मेल मेंबर हैं और एक विमेन ऑफिसर जो कि आईएएस हैं। इनके ऊपर जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया गया एक आईआरएस ऑफिसर के द्वारा। और ये मामला जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही समझने वाले हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है और ये जो जजमेंट रहा है वो जुडिक्शन के बेसिस पे रहा है। तो आज ये भी समझेंगे जो आखिर पॉस एक्ट में किस बेसिस पे जुडिक्शन बनता है और इस मामले के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ये सारी बातें आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि पॉस एक्ट के जो जुडिक्शन है, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस का जो प्रोविजन है, उसमें जुडिक्शन का क्या डेफिनेशन है और किस बेसिस पे जुडिक्शन बनता है, यही बातें आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। देखिए, इसमें जो है आपका जो केस देखना है तो इसमें आपका है सोहेल मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है एक सिविल अपील में, ठीक है, और यहां पे डिसाइड किया जाता है 10 दिसंबर 2025 को। ये मामला क्या था, इस मामले के अंदर जो है आपका जुडिक्शन के बेसिस पे जो है ये डिसीजन दिया जाता है, क्योंकि ये मामला जुडिक्शन के लिए सिर्फ पहुंचा था। जो आखिर जुडिक्शन क्या होगा, तो जुडिक्शन की कहानी को समझने से पहले हमें इसके केस के कुछ फैक्ट के बारे में समझने की जरूरत है। जो आखिर इस केस का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री था, जो फैक्चुअल बैकग्राउंड था, वो क्या था। अब यहां पे जो एग्रीड वुमेन है वो 2004 बैच की एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब एक आईएएस ऑफिसर हैं जो कि वर्किंग कर रही हैं एक ज्वाइंट सेक्रेटरी में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कृषि भवन, न्यू दिल्ली के अंदर। जो एग्रीड वुमेन है वो यहां काम कर रही हैं। दूसरा, जो एपेलेंट हैं जो इस केस को अपील में फाइल करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हैं, जो एपेलेंट हैं आप ऐसे समझे जो एक्यूज्ड हैं, क्योंकि आप एपेलेंट और रिस्पोंडेंट से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूं ये एक्यूज्ड, जो एक्यूज ऑफिसर हैं वो 2010 बैच के आईआरएस हैं और वो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यहां पे एज एन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट है दिल्ली के अंदर ही। अब दो डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। एक डिपार्टमेंट क्या है आपका फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिपार्टमेंट क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और इन्हीं दो डिपार्टमेंट में जो है यहां पे एक पर्सन मेल मेंबर जो कि आईआरएस ऑफिसर हैं, फीमेल मेंबर जो कि आईएएस ऑफिसर हैं। देखिए, जनरली पॉस का जो प्रोविजन है, पॉस ये कहता है जो किसी भी वर्क प्लेस पे अगर किसी भी वुमेन के साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, किसी भी तरीके का हरासमेंट हो, चाहे वो कि कोई वीडियो दिखा करके हो या कोई कलर रिमार्क्स दिखा के हो या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी करके हो या कोई मैसेज करके हो, कुछ भी ऐसा लगे जिससे कि वुमेन जो है वो सेक्सुअली हरास हो रही हैं, अगर वो एक्टिविटी किया जा रहा है तो उसे पॉस एक्ट के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो यहां पे दो डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट। अब मामला क्या था, तो ये कहा गया मई 2023, 15 मई 2023, एग्री वुमेन alleged that appellant sexually harassed her workplace in कृषि भवन। अब विमेन का ये कहना था, जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो आईआरएस ऑफिसर के द्वारा इन्हीं के ऑफिस में आकर के उन्हें सेक्सुअली हरास किया गया। ये बात कही गई मई 2023 में। उन्होंने उसके बाद एफआईआर रजिस्टर कराया और एफआईआर में आईपीसी के सेक्शन 354, 354D, 506 और 509, ये चार सेक्शन जो हैं इसमें वो उन्होंने मेंशन कराया और साथ ही इन्होंने फाइल किया कंप्लेन बिफोर द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आईसीसी के अंदर, जो कि कंसीडर्ड होता है पॉस एक्ट में। जैसे कि हमने पॉस से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको और डिटेल में समझना है पॉस एक्ट को तो उस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप डिटेल में समझ पाओगे इस बात को। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसके बाद इसको देखें तो आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में भी
समझ में आ जाएगा जो ये आखिर ये क्या होता है। इसमें भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ये देखिए, अगर कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहां पे एम्प्लॉयर का ये जिम्मेदारी होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो वहां पे एक कमेटी बनाए, कंप्लेंट कमेटी, जिसके अंदर अगर किसी भी तरीके का ऐसा कोई एक्टिविटी हो रहा है तो वो विमेन जाकर के उसमें कंप्लेन कर पाए या उसका जो है वहां पे डिसीजन हो पाए। इसके लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनता है। तो यहां पे विमेन आईएएस ऑफिसर के द्वारा जो है वो अपने ही डिपार्टमेंट के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास जाकर के वो कंप्लेन भी कराती हैं। अब इस कंप्लेन के बाद जो है वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इशू करता है नोटिस, जो कि अपेलेंट के पास, जो कि एक्यूज पर्सन है, उनके पास रिसीव होता है। तो वहां पे चैलेंज किया जाता है आईसीसी का जुरिडिक्शन, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जुरिडिक्शन जो है वहां पे ये चैलेंज किया जाता है। और ये चैलेंज होता है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट में चैलेंज होता है। क्यों? तो इसमें चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं, इसीलिए जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल है वो कैट है आपका, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो यहां पे इसे चैलेंज किया जाता है और कहा यह जाता है ये जो आईसीसी जहां पे इन्होंने कंप्लेन किया है उसका जुरिडिक्शन जो है वो गलत है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जो आईएएस ऑफिसर हैं वो अलग डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, जो जबकि आईआरएस ऑफिसर हैं जो एक्यूज पर्सन हैं वो आपका जो है उनका वर्क प्लेस अलग है। तो ये जो जुरिडिक्शन है उसमें कवर नहीं होता, ये दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, ये कहा जाता है। लेकिन यहां पे कैट जो है वो डिसमिस कर देता है इस चैलेंज को। तब वो पहुंचते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के पास और यहां पे हाई कोर्ट के द्वारा भी जो है वो कैट के डिसीजन को ही अपहेल्ड किया जाता है। इसके बाद एक्यूज पर्सन के पास जो है वो रास्ता एक ही बचता है, वो पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये डिसाइड किया जाता है आखिर जुरिडिक्शन क्या होना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन है इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये मामला हर एक पॉइंट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकता है अगर वो चैलेंज किया जाए तो। अब यहां पे इशू ये था जी, यहां पे जुरिडिक्शन की बात की गई थी, जो जुरिडिक्शन क्या हो सकता है। तो जुरिडिक्शन को लेकर के पहुंचा जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और वेदर एन internal complaint committee constituted at workplace of the aggrieved women has jurisdiction to entertain pause complaint against the respondent accused who belongs to the different workplace या department under the pause act। अब ये क्वेश्चन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, जो क्या अगर जो एग्रीव्ड विमेन हैं अगर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट कंपनी में काम कर रही हैं और जो जिस पर्सन के द्वारा उन्हें सेक्सुअली हरास किया गया वो अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट या कंपनी में काम कर रहा है, तो यहां पे जुरिडिक्शन कौन सा होगा? जहां विमेन काम कर रही हैं, जहां पे वो महिला काम कर रही हैं वो जुरिडिक्शन माना जाएगा, या जहां पे एक्यूज पर्सन काम कर रहे हैं वो जुरिडिक्शन माना जाएगा? ये बात पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाद। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, यहां पे कुछ डेफिनेशन है। पहली बात तो ये सेक्शन 2M डेफिनेशन रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट जनरली कौन होता है? जो जिन पे केस किया जा रहा है, ठीक है, जिनके ऊपर आप केस फाइल कर रहे हो। एक जनरल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। जो रिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है? रिस्पोंडेंट का मतलब हुआ अ पर्सन अगेंस्ट हुम एग्रीव्ड वुमेन हैज मेड अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 9। जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट किया गया है, जिनके ऊपर केस फाइल किया जाता है, वो हो गए रिस्पोंडेंट। अब सेक्शन 2F डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेरी वाइड, इंक्लूड एनी एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस ऑफ वेरियस बेस। ठीक है, डेफिनेशन में एम्प्लॉय का मतलब बहुत है। मैंने जैसे कि बताया आपको, जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखा है पॉज के बारे में, उसमें मैंने डिटेल में बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रखा है एम्प्लॉय से रिलेटेड या फिर जुडिक्शन से रिलेटेड, क्या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होते हैं। तो आप उसमें जाकर के वो सारी बातें देख सकते हैं। बाकी ये कुछ डेफिनेशन है, ये भी हम साथ साथ समझते रहेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन O डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस includes any place visited by employee arising out or during course of employment। मतलब इसका ये हुआ, जो अगर कोई भी महिला एम्प्लॉय अगर किसी भी कंपनी में काम करती हैं
और उस काम के दौरान अगर उन्हें कहीं दूसरे प्लेस पे भी जाना होता है, जुरिडिक्शन में, वर्क प्लेस में ही कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि मान लेता हूं जो एक एम्प्लॉय, महिला एम्प्लॉय जो कि दिल्ली में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें बिजनेस पर्पज से ही, उसी एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से उन्हें चेन्नई जाना पड़े या कहीं और जाना पड़े, तो वो भी वर्क प्लेस ही माना जाएगा और उसका भी कंप्लेन वो अपनी कंपनी के ही दिल्ली वाली कंपनी में ही, वर्क प्लेस पे ही, रजिस्टर्ड ऑफिस में ही वो अपना कंप्लेन फाइल करेंगी। तो ये वर्क प्लेस का डेफिनेशन जो है वो बहुत ब्रॉड है, ये बात। दूसरा, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड हाउ एंड वेयर इंक्वायरी बाय आईसीसी कमिटेड शुड बी कंडक्टेड, ये भी बताया गया है। सेक्शन 13 mandated that ICC recommendation and the reports to be sent by the employer for action। ठीक है, तो ये बात, अब आर्गुमेंट क्या रखा गया वो भी हम समझ लेते हैं। ऐसे तो आप समझ गए होंगे पिछले जितना मैंने आपको बात समझाया, लेकिन फिर भी है अपेलेंट के द्वारा जो केस, जो एक्यूज पर्सन है, क्या रखा गया, जो सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 रिस्ट्रिक्ट द आईसीसी जुरिडिक्शन टू वर्क प्लेस वेयर द रिस्पोंडेंट इज एम्प्लॉयड। इनका कहना यह था जो जहां पे रिस्पोंडेंट काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर केस फाइल किया गया, जिसके ऊपर कंप्लेन किया गया है, वो जहां पे काम कर रहे हैं वही उसका जुरिडिक्शन माना जाएगा, ना कि जहां पे एग्रीड वुमेन के साथ जो है किसी भी तरह का छेड़खानी किया गया है या उन्हें सेक्सुअली हरास किया गया है, वो जुरिडिक्शन नहीं माना जाएगा। यहां पे क्या, वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय शुड बी इंटरप्रेटेड टू मीन दैट ओनली द आईसीसी ऑफ एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट हैज अ जुरिडिक्शन। अब इसी बात पे रिस्पोंडेंट क्या कहते हैं, जो विक्टिम है, जो एग्रीड वुमेन है, उनकी तरफ से क्या कहना होता है, अ नैरो इंटरप्रिटेशन वुड अंडरमाइन द पर्पस ऑफ पॉस एक्ट। देखिए, एक टाइम था जिसमें कि मैंने पॉक्सो के बारे में भी डिस्कशन किया था, क्योंकि उसमें महिला के द्वारा किसी बच्चे के ऊपर, बच्चे को हरास किया जाता है, एक बॉय को हरास किया जाता है एक महिला के द्वारा, और उस कंडीशन में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा ये बात, तो इसमें भी यही डिस्कशन किया गया जो आखिर इसका पर्पस क्या है। तो वही बात यहां भी रखा गया है, जो पॉस एक्ट का पर्पस क्या है। जैसे कि मैंने आपको पॉक्सो में समझाया था, जिसमें कहा गया ये है, जो किसी भी बच्ची के एंगेंस्ट अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो वो पॉक्सो में कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है जो वो महिला के द्वारा किया जा रहा है या पुरुष के द्वारा किया जा रहा है। वही सेम बात यहां भी रखा गया है, जो पॉस एक्ट का क्या है, नैरो इंटरप्रिटेशन क्या है, ये क्यों लाया गया, पर्पस क्या है पॉस एक्ट का। किसी भी महिला के ऊपर जो है वो सेक्सुअली हरासमेंट ना हो, कोई भी महिला जो है सेक्सुअली हरास ना हो, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है, जो किसी भी महिला को उनकी वर्क प्लेस पे सेक्सुअली हरास ना किया जाए। ठीक है, पॉस एक्ट डेफिनेशंस आर वाइड एंड डू नॉट रिक्वायर बोथ पार्टी टू बी द फॉर्म ऑफ द सेम वर्क प्लेस। जो पॉस एक्ट का जो डेफिनेशन है, जो पर्पस है, वो ये है जो किसी भी महिला को सेक्सुअली हरास ना किया जाए उनकी वर्क प्लेस पे। साथ ही जो इसमें वाइड रेंज है इसका मतलब ये है, जो वर्क प्लेस का जो रेंज है वो ये है, जो कहीं भी जाए विमेन, कहीं भी जाए, उस काम के पर्पज से अगर वो कहीं भी जाती हैं, या फिर उस ऑफिस के अंदर कहीं से भी कोई पर्सन आए और अगर उनके वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके से कोई बाहर का पर्सन या इंटरनल पर्सन अगर उन्हें सेक्सुअली हरास कर रहा है, तो वो वर्क प्लेस में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर आईसीसी ऑफ a complainant workplace is a competent to inquiry because it conduct the primary fact finding inquiries। यही बात यहां पे ये रखा जाता है, और इसी बात पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी आता है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट एनालाइज स्टैट्यूटरी स्कीम एंड हेल्ड एज फॉलो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन। इसका क्या ब्रॉड डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कशन। द टर्म रिस्पोंडेंट does not require the respondent to work in the same workplace। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे ब्रॉड डेफिनेशन जो है वो डिस्कस किया जाता है, जो रिस्पोंडेंट कौन है। इसीलिए मैंने आपको पहले जो है मैंने आपसे डिस्कस किया डेफिनेशन यहां पे रिस्पोंडेंट के बारे में, दूसरा एम्प्लॉय के बारे में, तीसरा वर्क प्लेस के बारे में, फिर हमने सेक्शन 111 को जिसमें कि कहां इंक्वायरी किया जाए, तो यही इसी से रिलेटेड जो है वो सारी बात यहां पे की गई है। तो पहले
क्या है ब्रॉड इंटरप्रिटेशन? जो रिस्पोंडेंट का मतलब ये नहीं है, डज नॉट रिक्वायर द रिस्पोंडेंट टू वर्क इन अ सेम वर्क प्लेस। रिस्पोंडेंट का मतलब ये नहीं है जो वो सेम वर्क प्लेस पे काम करे, पहली बात तो ये, ठीक है। एज द कंप्लेनेंट इट इज सिंपली मीन्स अ पर्सन एंगेज्ड whom a complaint is made, ठीक है। दूसरा टर्म जो डिस्कस किया जाता है वो वर्क प्लेस का। इन सेक्शन 2 सबसेक्शन O is wide and not confined to a single office location। इस डेफिनेशन के अंदर जो है वो कोई सिंगल लोकेशन के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, बात ये किया जा रहा है जो विमेन अगर कहीं भी जाती हैं ड्यूरिंग द वर्किंग आवर या किसी वर्किंग कंडीशन में या उस काम से, उस ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए कहीं बाहर जाती हैं, तो वो सारे वर्क प्लेस में ही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। दस देयर वाज नो स्टैच्यूटरी मैंडेट रिक्वायरिंग द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी टू बी इन द सेम वर्क प्लेस एज द रिस्पोंडेंट। डिफरेंट प्लेस के भी अगर रिस्पोंडेंट हैं तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा, ये बात यहां पे कहा गया। फिर कोर्ट interpreted the section 11 subsection 1 and explained that the phrase where the respondent is an employee the relates to the manner and procedure of inquiry, specifically how the service rule apply and is not a restriction on ICC jurisdiction। अब यहां पे रिस्पोंडेंट कहीं भी काम करे इसका मतलब ये नहीं है जो ICC का जो है जुरिडिक्शन वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहां पे विमेन के पर्पस को, विमेन को सपोर्ट करने के लिए एक्ट बना है, तो इसलिए विमेन के फेवर में ही चीजें की जाएंगी, जिससे कि अगर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाती हैं तो वहां हो सकता है जो उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम हो, तो इसलिए क्योंकि ये फेवर में इसी के हिसाब से बनाया गया है तो यहां पे आईसीसी का जो है वो किसी भी तरह से जुरिडिक्शन जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। इफ द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय द आईसीसी मस्ट कंडक्ट इंक्वायरी अप्लाइंग द रेलिवेंट सर्विस रूल or as prescribed। This means the ICC can conduct an inquiry if it has competence but must follow the service rule if applicable। अगर कोई सर्विस रूल है तो वो फॉलो करेंगे, ठीक है। और यहां पे यही बात कहा गया, जो यहां पे जो वेयर का जो डेफिनेशन है वो ज्योग्राफिकल और इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशन देखा जाएगा, वुड बी डिफीट द पर्पस ऑफ द एक्ट। पर्पस क्या था वो मेन मुद्दा है और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो है ये जुरिडिक्शन यहाँ पे डिसाइड किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पे कोर्ट के द्वारा जो है एक प्रोसीजर बताया गया, जो पहले प्रॉपर प्रोसीजर एंड आफ्टर आईसीसी इंक्वायरी। क्या होगा प्रॉपर प्रोसीजर? जो आईसीसी एट द एग्रीव्ड वुमेन वर्क प्लेस कंडक्ट द फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट, देन द एम्प्लॉयर ऑफ द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट मतलब एक्यूज पर्सन के जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, मस्ट देन टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इन द अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल एज फॉरवर्डेड अंडर द सेक्शन 13 ऑफ द पॉस एक्ट। पहले तो आईसीसी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो एग्रीव्ड वुमेन के डिपार्टमेंट का है, वो एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करेंगी सारा इंक्वायरी करने के बाद। उसके बाद वो सबमिट करेंगी किनके पास? जो एक्यूज, जो रिस्पोंडेंट हैं उनके डिपार्टमेंट में ये सबमिट किया जाएगा और डिपार्टमेंट उसके बाद जो है उसके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, ठीक है। नथिंग इन द पॉस एक्ट प्रिवेंट क्रॉस डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी शेयर। जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होंगे वो शेयर किया जाएंगे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। और यहां पे यही सारे डिस्कशन के बाद कोर्ट का डिसीजन होता है कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द अपील, उनकी अपील को डिसमिस कर देते हैं। उसके बाद द आईसीसी कंसीडर्ड एट द एग्रीव्ड वुमेन वर्कप्लेस इज कॉम्पिटेंट टू द इंक्वायरी, और जो भी विमेन अधिकारी जो है आईएएस अधिकारी हैं उनके ही डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो इंक्वायरी किया जाएगा, वो इनफ कॉम्पिटेंट हैं वो डिपार्टमेंट फॉर पॉस कंप्लेंट इवन व्हेन द रिस्पोंडेंट एम्प्लॉयड इन अनदर डिपार्टमेंट। अगर एम्प्लॉय जो रिस्पोंडेंट है वो अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं फिर भी जो एग्रीव्ड वुमेन का जो डिपार्टमेंट है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उस डिपार्टमेंट का, वो कॉम्पिटेंट है उस पूरी इंक्वायरी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। द आईसीसी रिपोर्ट मस्ट सबमिट एंड फॉरवर्डेड टू द रिस्पोंडेंट एम्प्लॉयर फॉर द नेसेसरी एक्शन ऑन द सर्विस रूल, और उसके बाद ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ।
तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जुडिक्शन को बहुत क्लियरली यहाँ पे डिसाइड किया गया, जो जुडिक्शन आखिर क्या होगा। पहली बात तो अगर कोई महिला कहीं भी काम कर रही हैं तो वर्क प्लेस का डेफिनेशन इतना ब्रॉड है, जो आप ये समझ के चलो जो वो वर्किंग के टाइम में या वर्किंग से रिलेटेड उस डिपार्टमेंट, उस प्राइवेट कंपनी या किसी भी वर्क प्लेस से रिलेटेड अगर वो उस काम के चलते कहीं भी जाती हैं तो वो सारा जो है वर्क प्लेस में कंसिडर किया जाएगा। और यहां पे ये भी कहा गया जो अगर कोई पर्सन बाहर का है, कहीं और किसी कंपनी का है और किसी पर्पस से उस कंपनी में आया और उस कंपनी में आकर के किसी भी महिला के साथ अगर वो किसी भी महिला को सेक्सुअली हरास करता है तो उसका कंप्लेन महिला के ही कंपनी के आईसीसी में होगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी डिपार्टमेंट में होगा। और जब ये पूरा मामला, जब पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो भेजा जाएगा उस रिस्पोंडेंट या एक्यूज्ड पर्सन के कंपनी में, डिपार्टमेंट में, और उसके बाद जो भी सर्विस रूल के अकॉर्डिंग वहां पे एक्शन लिया जाना है वो एक्शन वहां पे लिया जाएगा। तो ये सारी बातें यहां पे कही गई है। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।